जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर जो आपके लिए बनाया गया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतया संकल्पित होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध होंगे। इसके साथ साथ मेरी आप सभी लोगों से अपेक्षा है कि मेरे चैनल के बारे में आप दूसरों को भी बताएं, जिससे कि मेरे प्रयासों का लाभ आप सब लोगों को मिल सके। मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जहां से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक को लेकर के, जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक को शीर्ष मौद्रिक नियामक संस्था के रूप में जाना जाता है। एपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन के रूप में जाना जाता है। शीर्ष मौद्रिक संस्था के रूप में जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नियंत्रण करता भी है। भारतीय रिजर्व बैंक एक संविधिक संस्था। भारतीय रिजर्व बैंक संविधिक होने के साथ साथ ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में भी जाना जाता। भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी संपूर्ण भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करना, नियंत्रित करना। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग विकास, मौद्रिक विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रिजर्व बैंक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और उसके इतिहास को लेकर के। देखिए, 1920-21 में ब्रुसेल्स में प्रथम मौद्रिक सम्मेलन हुआ। 1920 में ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी है, ब्रुसेल्स में प्रथम विश्व मौद्रिक सम्मेलन हुआ। प्रथम विश्व मौद्रिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में उपस्थित देशों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए, बैंकों पर नियंत्रण करने के लिए, किसी भी देश में बैंकिंग व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया। आवश्यकता महसूस की गई कि बैंकों पर एक प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए, बैंकों का प्रभावी नियमन होना चाहिए, जिससे कि बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके, बैंकों का विकास किया जा सके, बैंकिंग सेक्टर में लोगों का विश्वास को बनाया रखा जा सके और बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से पूंजी के प्रवाह को बढ़ाकर बचत को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। तो इस ब्रुसेल्स मौद्रिक सम्मेलन के गर्भ से केंद्रीय बैंकों की स्थापना का क्रम शुरू होता। तो आप कह सकते हो कि केंद्रीय बैंक ब्रुसेल्स सम्मेलन का एक प्रोडक्ट है। ब्रुसेल्स मौद्रिक सम्मेलन का एक प्रोडक्ट है। उल्लेखनीय है, हम आपको बताना चाहते हैं कि अब तक विश्व में 2 बार मौद्रिक सम्मेलन हुआ। पहली बार मौद्रिक सम्मेलन
1920 में हुआ, जिसमें केंद्रीय बैंक की स्थापना का निर्णय लिया। दूसरा मौद्रिक सम्मेलन 1944 में ब्रेटन वुड्स में हुआ। अमेरिका के शहर ब्रेटन वुड्स में 1944 में हुआ। इस सम्मेलन में दो संस्थाओं IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन में दो संस्थाओं IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया गया, एटसेट्रा। तो हम अभी सिर्फ जानकारी के लिए दोनों मौद्रिक सम्मेलन कब हुए, कहाँ हुए और इनका प्रोडक्ट क्या रहा, इसमें महत्वपूर्ण डिसीजन क्या रहा, यह मैंने बताया। जब 1920 में ब्रुसेल्स मौद्रिक सम्मेलन में केंद्रीय बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया और दुनिया के सभी देशों से केंद्रीय बैंक स्थापित करने का आग्रह किया, उस समय भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। ब्रिटिश सरकार ने 1924 में हिल्टन यंग आयोग का गठन किया, जो अपनी 1925 में रिपोर्ट दिया। ब्रिटिश सरकार ने हिल्टन यंग आयोग का गठन किया। हिल्टन यंग आयोग का गठन किया। फाइनेंशियल ईयर 1924-25। तो 1925 में हिल्टन यंग आयोग ने भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में हिल्टन यंग आयोग का गठन किया। हिल्टन यंग आयोग का गठन किया। हिल्टन यंग आयोग ने भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में RBI की स्थापना करने का सुझाव। इसके बाद रॉयल आयोग बनाया गया। रॉयल आयोग ने भी भारत में प्रभावी बैंकिंग नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता महसूस की। 1930 में बैंकिंग जांच समिति बनाई गई। बैंकिंग जांच समिति ने भी केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। तो भारत में सर्वप्रथम हिल्टन आयोग ने केंद्रीय बैंक के रूप में RBI की स्थापना का सुझाव दिया। उसके बाद रॉयल आयोग, फिर बैंकिंग जांच कमेटी ने भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीय बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया। एक लंबे विचार विमर्श के बाद तत्कालीन ब्रिटिश भारत संसद में एक विधेयक लाया गया, जिसका उद्देश्य भारत में RBI की स्थापना करना था। यह विधेयक 1933 में ब्रिटिश भारत संसद में लाया गया। पारित होने के बाद इसे RBI एक्ट 1934 का नाम दिया गया। तो भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना में हिल्टन यंग आयोग, रॉयल आयोग और बैंकिंग जांच समिति की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। भारत में इन तीन संस्थाओं, आयोगों, समितियों की सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने RBI एक्ट 1934 बनाया। जब किसी संस्था की स्थापना के लिए कोई स्पेसिफिक
एक्ट बनाया जाता, कानून बनाया जाता और उसके माध्यम से किसी संस्था विशेष की स्थापना की जाती है तो उसे संविधिक संस्था कहा जाता, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता, उसे संविधिक संस्था कहा जाता। अंडरस्टूड। तो आरबीआई क्या है? एक संविधिक संस्था। आरबीआई एक ऑटोनॉमस है। आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई है, तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत की गई है। आरबीआई की स्थापना कब की गई? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1934 को की गई, 35 1 अप्रैल 1934 को आरबीआई बनाई गई और आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार की गई है। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। प्रश्न पूछ लिया जाता कि आरबीआई किस प्रकार की संस्था? तो आरबीआई संविधिक संस्था, आरबीआई ऑटोनॉमस बॉडी है, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई भारत का एपेक्स मॉनिटरी रेगुलेटर है, शीर्ष मौद्रिक नियामक संस्था। आरबीआई अपने आप में जो है एक बहुत ही प्रभावपूर्ण संस्था, जिसका दायित्व भारत में बैंकिंग क्षेत्र को नियमित करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, बैंकिंग विकास के लिए नीतियां बनाना, बैंकों की जांच करना इट्सेट्रा। तो आरबीआई बहुत ही एक महत्वपूर्ण संस्था। क्लियर हो? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में बनाया गया। आरबीआई, अब हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के संगठनात्मक ढांचा। आरबीआई का संगठनात्मक ढांचा। संगठनात्मक ढांचा, आरबीआई का संगठनात्मक ढांचा। मुंबई में मुख्यालय है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में बनाया गया है। मुख्यालय मुंबई में बनाया गया। फिर इसके नीचे जो है 4 स्थानीय कार्यालय हैं। 4 स्थानीय कार्यालय है। कार्यालय लोकल ऑफिसेस जिसे कहा जाता है, लोकल ऑफिसेस मुंबई, नई दिल्ली, नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। इन 4 शहरों में आरबीआई के स्थानीय मंडल, मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है। 4 स्थानीय मंडल मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता में। इसके अतिरिक्त आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस और कुछ ब्रांच ऑफिसेस भी हैं। आरबीआई की रीजनल ऑफिसेस सभी राज्यों में लगभग स्थापित कर दी गई है और रीजनल ऑफिस के अंतर्गत कुछ ब्रांच ऑफिसेस भी है। तो स्थानीय मंडल के नीचे जो है आपका क्षेत्रीय कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय, और क्षेत्रीय कार्यालय के नीचे जो है
शाखा कार्यालय बहुत कम है, कम है। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। वनडे एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर का मुंबई। तो आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस कितने हैं? तो लगभग सभी राज्यों में आरबीआई के रीजनल कार्यालय बना दिए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में भी बनाया गया है। तो आरबीआई अपने इन संगठनात्मक ढांचे से अपने दायित्वों को पूरा करती है, अपने दायित्वों का संचालन करती है। क्लियर हुआ? देखिए, आरबीआई का शीर्ष पदाधिकारी उसका गवर्नर होता। अब आरबीआई का प्रबंधात्मक ढांचा की हम बात करते हैं। आरबीआई का प्रबंधात्मक ढांचा, प्रबंधात्मक ढांचा। देखिए, आरबीआई का शीर्ष पदाधिकारी उसका गवर्नर होता। आरबीआई के शीर्ष पर कौन बैठा हुआ? गवर्नर बैठा हुआ। तो गवर्नर आरबीआई का जो होता है उसका शीर्ष पदाधिकारी होता। इसके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अब इनके नीचे संचालक मंडल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। ऊपर गवर्नर है, गवर्नर के नीचे डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर के नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। कहा जाता है कि आरबीआई का प्रबंध संचालन एक 20 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है। आरबीआई का प्रबंध संचालन एक 20 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में गवर्नर और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी इंक्लूड होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का प्रबंध संचालन 20 सदस्य 20 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 20 सदस्यीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। आरबीआई का प्रबंध संचालन 20 सदस्यीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता। अंडरस्टूड? जिसमें आरबीआई का डिप्टी गवर्नर और आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं। अब देखो संचालक मंडल की रूपरेखा क्या बनती है। आरबीआई का गवर्नर और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। तो जो संचालक मंडल होता है, आरबीआई का बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, उसकी हम बात करते हैं। संचालक मंडल की जब हम बात करते हैं तो संचालक मंडल में आरबीआई के गवर्नर भी इंक्लूड होता, डिप्टी गवर्नर, जो कितने 4 डिप्टी गवर्नर है, तो चारों डिप्टी गवर्नर इसमें सम्मिलित होते हैं। फिर इसके बाद एक डायरेक्टर जो होता, 1 डायरेक्टर वित्त मंत्रालय के का अधिकारी होता, वित्त मंत्रालय का अधिकारी होता है। एक डायरेक्टर जो होता, यह कितने आपके हो गए? 4 डिप्टी गवर्नर, एक गवर्नर और फिर इसके बाद जो होता है, जब यहाँ पर हम आते हैं तो सभी स्थानीय मंडलों से एक एक, सभी स्थानीय मंडलों, सभी स्थानीय
सभी स्थानीय मंडलों से एक एक डायरेक्टर, एक एक डायरेक्ट, यह संरचना बनी। अब ये टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। यहाँ पर 1 देखो, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, इन सबको जोड़ते हो तो 20 होता है, 10 होता है। आरबीआई में 20 डायरेक्टर होते, जो 10 जो होते हैं, 10 डायरेक्टर जो होते हैं, यह एक्सपर्ट होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि यह सरकारी अधिकारी ही हो। सरकार विभिन्न क्षेत्रों, मुख्यतया जो आर्थिक क्षेत्र होते हैं, मौद्रिक क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं, उनके विशेषज्ञों को इसमें तो जो यह 10 होते हैं, यह जरूरी नहीं है कि सरकारी अधिकारी हो। आर्थिक जगत के विशेषज्ञों को इसमें डायरेक्टर के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अंडरस्टूड? तो यह है। तो हमने अभी आरबीआई के प्रबंधकीय ढांचे के बारे में बताया कि आरबीआई का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, आरबीआई किस प्रकार मैनेज होती है। इसके अलावा आरबीआई में अधिकारियों, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के अधिकारी, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के अधिकारी, आरबीआई ग्रेड ए के अधिकारी, ग्रेड 2 के अधिकारी, मतलब इनके नीचे आरबीआई में अधिकारियों की एक फौज है, जिनके द्वारा कार्यों को संपादित किया जाता, संचालित किया जाता, देश की मौद्रिक व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किया जाता। अंडरस्टूड? अब आगे हम डिस्कस करते हैं आरबीआई के कार्य, फंक्शन ऑफ द आरबीआई। आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य, फंक्शन ऑफ आरबीआई, फंक्शन ऑफ आरबीआई हमें डिस्कस करना। सबसे पहला आरबीआई का काम, महत्वपूर्ण काम, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना। आरबीआई का पहला काम क्या है? मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, निर्धारण करना। आरबीआई का यह पद, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, आरबीआई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना। आगे हम चर्चा करेंगे कि मौद्रिक नीति क्या होती है। दूसरा, नोट निर्गमित करना, नोट निर्गमित करना, नोट निर्गमित करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, नोट निर्गमित करना। अब इन दो को डिस्कस कर लें तो तीसरे कार्य पर, मौद्रिक नीति हमेशा केंद्रीय बैंक द्वारा घोषित की जाती है। मौद्रिक नीति एक विशेष प्रकार की नीति होती है, जिसके माध्यम से आरबीआई द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है, मुद्रा की आपूर्ति को रेगुलेट किया जाता, मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ावा दिया जाता, मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया या घटाया जाता है। मौद्रिक नीति के माध्यम से साख सृजन को रेगुलेट किया जाता, मौद्रिक नीति के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो हमने कहा कि मौद्रिक नीति एक विशेष प्रकार की नीति है, जिसका सृजन, घोषणा
और क्रियान्वयन केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा की आपूर्ति को रेगुलेट करना, सृजन को रेगुलेट करना, मौद्रिक नीति के माध्यम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए धन के प्रवाह को सुनिश्चित करना, मौद्रिक नीति के माध्यम से सरकार सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्य दोनों को प्राप्त करना चाहती है। मौद्रिक नीति जो होती है उद्देश्य अगर 1 2 3 4 करके, पहला मुद्रा की आपूर्ति सुनिश्चित कर, दूसरा साख सृजन नियमित करना, तीसरा पॉइंट मौद्रिक नीति का तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है, मौद्रिक नीति का तीसरा थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है मौद्रिक नीति का, वह आपको विनिमय दरों में स्थिरता लाना, कीमतों में स्थिरता लाना, आर्थिक उन्नयन को बढ़ावा देना, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सरकार के साथ मिलकर का, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव मुद्रा आपूर्ति को नियमित करना और साख सृजन को नियमित करना। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा साल में 2 बार घोषित की जाती है। आरबीआई पूरे 12 महीने को वर्ष को 2 भागों में बांटती है, प्रथम छमाही और द्वितीय छमाही। तो इसलिए आरबीआई मुख्य रूप से मौद्रिक नीति साल में एक बार अप्रैल महीने में, दूसरी बार सितंबर या अक्टूबर में घोषित करती है। तो आपसे पूछा जा आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति कितनी बार घोषित करती है, तो आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति साल में 2 बार घोषित की जाती है, अप्रैल और सितंबर में सब। आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा कभी भी कर सकती है। आरबीआई क्वार्टरली भी अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है, मंथली भी आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। मौद्रिक नीति की समीक्षा करके आरबीआई देश में मुद्रा स्फीति की आकलन करना, आरबीआई विकास की स्थिति का आकलन करना, मुद्रा के आपूर्ति को बढ़ावा दिया जाना या घटाना चाहिए, साख सृजन का आकलन करना, और इसके आधार पर जो बैंकिंग दरें हैं उनको परिवर्तित करने का काम, उनको स्थिर रखने का काम करती। बैंक दर को बढ़ाना है, घटाना है, सीआरआर को बढ़ाना है, घटाना है, रेपो रेट को बढ़ाना है या घटाना है, इनके बारे में आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। आरबीआई मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है, लेकिन आरबीआई मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन या सृजन, मौद्रिक नीति के सृजन के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं है। भारत सरकार ने 2016 में एमपीसी बनाई, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। तो वर्तमान में मौद्रिक नीति का सृजन मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाता है। एमपीसी का अध्यक्ष या चेयरमैन जो है, एमपीसी का अध्यक्ष या चेयरमैन आरबीआई का गवर्नर होता, आरबीआई का गवर्नर होता है। एमपीसी का अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता, अंडरस्टूड होता। एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं। एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं। आपसे पूछा जाए कि एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं, तो एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। एमपीसी कंसिस्ट 6 मेंबर। एमपीसी जो है
6 सदस्यों का समूह है, जिसमें आरबीआई का गवर्नर, एमपीसी का गठन 2016 में किया गया। एमपीसी का गठन कब किया गया? एमपीसी का गठन 2016 में किया। अंडरस्टूड? तो एमपीसी का गठन 2016 में किया गया। अब आगे, एमपीसी में जो 6 सदस्य हैं, उनमें से 3 जो है वित्त मंत्रालय के, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी गण होते हैं, जो भारत सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। 3 वित्त मंत्रालय के अधिकारियों में से अधिकारियों, और 3 जो होते हैं आरबीआई से होते हैं। 3 आरबीआई से होते हैं। इसमें आरबीआई का गवर्नर भी सम्मिलित होता है। इसमें आरबीआई का गवर्नर भी सम्मिलित होता है। आरबीआई का गवर्नर भी इंक्लूडेड होता है। अंडरस्टूड? तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में कुल 6 लोग होते हैं, जिसमें 3 वित्त मंत्रालय के अधिकारी, 3 आरबीआई के होते हैं, और इनमें आरबीआई का गवर्नर इंक्लूड होता है। आरबीआई के गवर्नर सहित एमपीसी में कुल 6 मेंबर होते हैं। आरबीआई का गवर्नर चेयरमैन होता है इस कमेटी। सामान्यतया एमपीसी सर्वसम्मति से काम करती है, सबकी सहमति से निर्णय लेती है। अगर सर्वसम्मति नहीं बन पाती है, अगर एमपीसी के सदस्यों में सर्वसम्मति नहीं बन पाती है, तो यहां बहुमत से निर्णय लिया जाता है। इन केस दोनों तरफ इक्वल वोटिंग हो जाती है। 3 सदस्य इधर भी, 3 सदस्य नीति के, प्रस्ताव के या किसी भी निर्णय के पक्ष में होते हैं, 3 सदस्य विपक्ष में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में 3 सदस्य पक्ष में हो, 3 सदस्य विपक्ष में हो, तो यहां पर प्रश्न उठता है कि क्या निर्णय। तो आरबीआई के गवर्नर को सेकेंड वोटिंग कास्ट करने का राइट है। 2016 के पहले आरबीआई के गवर्नर को वीटो पावर दिया गया था कि वह आरबीआई की मौद्रिक नीति निर्धारण समिति की सिफारिशों के निर्णयों से अलग जाकर के भी, व्यक्तिगत आधार पर भी, केवल अकेले मॉनिटरी पॉलिसी बना सकता, निर्णय ले सकता। वह अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अन्य सदस्यों के सलाह या निर्णय को रद्द कर सकता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं। अब आरबीआई के गवर्नर को वीटो का अधिकार नहीं है, लेकिन टाई की स्थिति में पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर होने की स्थिति में आरबीआई के का गवर्नर अपना दूसरा वोट कास्ट कर सकता है, जिससे निर्णय लिया जा सके। अंडरस्टूड? तो यह, तो अब मौद्रिक नीति का सृजन एमपीसी द्वारा किया जाता है। आरबीआई घोषणा करती है, आरबीआई उसके क्रियान्वयन पर नजर रखती है। आरबीआई के द्वारा जो है इस संदर्भ में उपयुक्त सब कुछ कदम उठाया जाता है। आरबीआई अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से अपनी मौद्रिक नीति को इम्प्लीमेंट करती है। आरबीआई टाइम टू टाइम वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, वित्त मंत्री, सरकार से परामर्श भी करती रहती है। सरकार डायरेक्टली आरबीआई के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करती। गवर्नमेंट डायरेक्टली आरबीआई के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करती। अंडरस्टूड? तो यह आरबीआई का पहला कार्य हमने बताया, मौद्रिक नीति। आरबीआई का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य नोटों का निर्गमन करना।
यह भी आप कह सकते हो कि आरबीआई को नोटों के निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। आरबीआई है मोनोपोली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इशू ऑफ नोट्स। आरबीआई नोटों के निर्गमन का एकाधिकार रखती है। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आरबीआई द्वारा नोट निर्गमित किए जाते हैं। नोट्स दो प्रकार के होते हैं, एक बैंकिंग नोट होता है, दूसरा करेंसी नोट होता है। बैंकिंग नोट आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है। ऐसे नोट जिसे केंद्रीय बैंक नोट जारी करता है उसे बैंकिंग नोट्स कहा जाता है। ऐसे नोट जिसे केंद्रीय बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था द्वारा जारी किया जाता है उसे करेंसी नोट्स कहा जाता है। अंडरस्टूड। तो भारत में करेंसी नोट्स वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। पहले देश में 1 रुपए की नोट हुआ करती थी जिस पर वित्त मंत्रालय के गवर्नर का हस्ताक्षर होता था, उस पर जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता था, आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं। सारी पहले मैं सेंटेंस बोल दिया, वित्त मंत्रालय का गवर्नर, सारी वो बाई मिस्टेक निकल गया। वित्त मंत्रालय में कोई गवर्नर नहीं होता। वित्त मंत्रालय का सचिव 1 रुपए की नोट पर जो वित्त सचिव कहलाता वह हस्ताक्षर करता था। तो करेंसी नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता, बैंकिंग नोट आरबीआई द्वारा जारी किया जाता। अंडरस्टूड। तो आरबीआई बैंकिंग नोट को जारी करती है, उसके प्रिंटिंग का निर्णय लेती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उसका डिजाइन करती है, उसकी सप्लाई करती है, सब कुछ आरबीआई। भारत में वर्तमान में नोटों के साथ साथ सिक्के भी प्रचलन में है, कॉइन्स भी मार्केट में है। आरबीआई के सिक्के भी प्रचलन में है, कॉइन्स भी प्रचलन में है। तो आरबीआई द्वारा जो है सिक्कों की ढलाई की जाती नहीं की जाती। सिक्कों की ढलाई, सिक्कों को बनाना या सिक्कों को एज पर नीड इंपोर्ट करना, यह सब कुछ काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आरबीआई केवल सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। आरबीआई सिक्कों को बनाने या आयात करने का काम नहीं करता। भारत में सिक्के बनाए भी जाते हैं, सिक्के विदेश से ऑर्डर देकर आयात भी किए जाते हैं। तो आयात करके या बना करके सिक्के आरबीआई भारत सरकार आयात करके भारत सरकार आरबीआई को देती। डिस्ट्रीब्यूशन का काम और उस पर नियंत्रण का काम यह आरबीआई का हो जाता। तो आरबीआई भारत में नोटों के निर्गमित करती है, उनकी सप्लाई सुनिश्चित करती है, उन पर कंट्रोल करती है, एटसेट्रा। क्लियर हुआ। तो आरबीआई जो है का एक महत्वपूर्ण अधिकार नोटों का निर्गमन करना। आरबीआई नोट निर्गमन के लिए वर्तमान में न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली को अपना रही है। आरबीआई वर्तमान में नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को अपना रही है। नवंबर 1957 से आरबीआई द्वारा न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया है। इसके पहले आरबीआई अनुपातिक कोष प्रणाली को एडॉप्ट की हुई। न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई द्वारा 200 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व रखा जाता, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का सोना और शेष 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूतियां हैं। अंडरस्टूड। तो आरबीआई इसके माध्यम से नोटों का निर्गमन
करती है। क्लियर हुआ? तो आरबीआई द्वारा नोटों का निर्गमन करने के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली, इस पर मैं अलग से आपको चर्चा कर चुका हूं। न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है, अनुपातिक कोष प्रणाली क्या? अनुपातिक कोष प्रणाली में एक निश्चित मात्रा में धातु कोष रख करके उसके एक निश्चित अनुपात में नोटों का निर्गमन किया जाता, लेकिन यहां पर नहीं। न्यूनतम कोष में एक मिनिमम रिजर्व रख करके नोटों का निर्गमन किया जाता। भारत में अनुपातिक कोष प्रणाली 1 अप्रैल 1935 से लेकर के अक्टूबर 1957 तक रही। अक्टूबर 1957 में अनुपातिक कोष प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर आरबीआई द्वारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का एक महत्वपूर्ण कार्य है बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना। सभी बैंकों, भारत में जो भी वाणिज्यिक बैंक है, जो भी शेड्यूल्ड बैंक है, जो भी नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, सभी के लिए आरबीआई बैंकर का काम करती है। बैंकों से डिपॉजिट स्वीकार करती है, बैंकों को उधार देती है। बैंकर आरबीआई को इसलिए कहा जाता है कि आरबीआई बैंकों से किसे जमाएं स्वीकार करती है, बैंकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है, बैंकों को एज जरूरत पड़ने पर लेंडिंग भी करती है, उधार भी देती है। तो आरबीआई बैंकों के बैंकर के रूप में भी कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करती है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन सब के लिए आरबीआई एक बैंकर के रूप में काम। सभी सरकारों के, चाहे केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनके खाते आरबीआई में होते हैं। आरबीआई उनसे जमा स्वीकार करती है, उनको ऋण उपलब्ध कराती है, उनको ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है, विशेष फंडिंग उनको करती है। इस कारण से आरबीआई को सरकारों का बैंकर भी कहा जाता। आरबीआई लास्ट रिसोर्सेस ऑफ लेंडिंग, आरबीआई बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करती है। जब बैंकों को कहीं से ऋण नहीं प्राप्त होता तो बैंक जो है आरबीआई से ऋण लेते हैं, और आरबीआई एपेक्स मॉनिटरी रेगुलेटरी बॉडीज होने के कारण बैंकों को टाइम टू टाइम लोन प्रोवाइड भी करती है। कंसेशनल लोन भी देती है, नॉन कंसेशनल लोन भी देती है, शॉर्ट टर्म लोन भी देती है, लॉन्ग टर्म लोन भी देती है। आरबीआई टाइम टू टाइम जो है बैंकों को लोन उपलब्ध कराती रहती है। अंडरस्टूड? तो आरबीआई बैंकों के लिए, वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती है। क्लियर? आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक के रूप में भी काम करती है। आरबीआई इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व ऑफ इंडिया। आरबीआई भारत के विदेशी मुद्रा बाजार के संरक्षक के रूप में काम करती है। भारत सरकार के पास जो भी विदेशी मुद्रा भंडार होता है वह आरबीआई के नियंत्रण में होता, आरबीआई के पास होता, आरबीआई उसको सुरक्षित रखने का काम करती है। आरबीआई भारत सरकार और राज्य सरकारों के सलाहकार के रूप में भी कार्य करती है। आरबीआई भारत सरकार
और राज्य सरकारों को आर्थिक मामलों पर, वित्तीय मामलों पर सलाह देने का काम भी करती है कि किस प्रकार से आप अपनी नीतियों का सृजन करें, किस प्रकार से आप अपने लक्ष्यों का सृजन करें, किस प्रकार से आप अपनी गतिविधियों को बढ़ावा दें, अपनी गतिविधियों को संचालित करें। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई द्वारा जो है बैंकों, सरकारों को सलाह दी जाती है। आरबीआई भारत सरकार को या भारत की राज्य सरकारों को सलाह जो देती है उनके लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सलाह भारत सरकार, राज्य सरकारें भी प्रदान स्वीकार करती हैं आरबीआई द्वारा दी। आरबीआई का एक महत्वपूर्ण काम कि और उसका ऑब्जेक्टिव भी है कीमतों में अस्थायित्व लाना, कीमतों में स्थिरता लाना। तो इसलिए यह भी कहा जाता कि आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का भी काम करती है। आरबीआई बैंकिंग दरों में वृद्धि करके, क्रेडिट क्रिएशन को रेगुलेट करके, रेशनल बना करके, बैंकों को क्रेडिट क्रिएशन के बारे में डायरेक्शन दे करके मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम करती है। आरबीआई द्वारा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया जाता। आरबीआई का गवर्नर विश्व बैंक में भारत का पदेन प्रतिनिधि होता, जिसे गवर्नर कहा जाता। जो आरबीआई का गवर्नर होगा वह विश्व बैंक में भारत का प्रतिनिधित्व करता, भारत का पदेन प्रतिनिधि होता। आरबीआई इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक का मेंबर भी है। 1996 में आरबीआई को अंतरराष्ट्रीय सेटलमेंट बैंक की सदस्यता प्रदान की गई। तो आरबीआई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग के संदर्भ में जो कानून बनाया जाता उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने लगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, आरबीआई द्वारा एनुअली देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, मुद्रा के प्रवाह को लेकर, व्यापार को लेकर के रिपोर्ट भी जारी कर। आरबीआई अपनी एनुअल मौद्रिक रिपोर्ट जारी करती है। आरबीआई टाइम टू टाइम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत में विदेशी निवेश को लेकर के, राज्य सरकारों के ऋण की स्थिति को लेकर या संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी कभी कभी स्पेसिफिक रिपोर्ट जारी करती है। आरबीआई द्वारा रेगुलरली एनुअल वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसे मॉनिटरी रिपोर्ट कहा जाता है। आरबीआई निवेश को लेकर के भी रिपोर्ट जारी करती है। तो आरबीआई का एक कार्य, हाँ शुरू में मैंने नहीं बताया, 2 सेंटेंस बताना जरूरी है। जब आरबीआई बनाई गई तो उस समय आरबीआई निजी अंशधारियों का एक बैंक था। यह रेगुलेटरी बॉडीज था। भारत का सेंट्रल बैंक जरूर था, लेकिन इसके शेयर होल्डर ब्रिटिश उद्योगपति, ब्रिटिश नागरिक थे, कुछ इंडियन उद्योगपति भी थे। तो शुरू में यह प्राइवेट शेयर धारकों का एक बैंक था, परंतु भारत में बैंकिंग क्षेत्र को रेगुलेट करने का काम करता था। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आरबीआई को नेशनलाइज करने का निर्णय लिया गया। 1 जनवरी 1949 को, ऑन 1 जनवरी 1949 आरबीआई इज टू बी नेशनलाइज्ड। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को राष्ट्रीयकृत बैंक बनाया गया। आरबीआई के जो शेयर धारक थे उनको 100 रुपए के बदले लगभग 118 रुपए के रेट से उनको भुगतान किया गया। अर्थात उनका आरबीआई में 100 रुपए का शेयर था
तो उनको लगभग 118 रुपया दे करके उनको उनको अलग किया गया, आरबीआई ने लाए। तो अब आरबीआई 100% सरकारी बैंक है, एक फाइनेंशियल कारपोरेशन है, इसकी 100% इक्विटी भारत सरकार की है, इसमें किसी अन्य संस्था या अन्य शेयर होल्डर नहीं है, इसका एकमात्र शेयर होल्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए आरबीआई को हम एक फाइनेंशियल कारपोरेशन भी कहते हैं। आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी एक्सेट्रा। तो यह आरबीआई की बात। तो अक्सर प्रश्न पूछा गया कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949 में किया गया। अंडरस्टूड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, आरबीआई के अभी हमने कार्य बताया, आरबीआई के संगठनात्मक ढांचा बताया, आरबीआई के प्रशासन प्रबंधात्मक ढांचा बताया, आरबीआई से रिलेटेड प्रारंभिक परीक्षा में जहां से आरबीआई को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं वह मैंने बताया। एमपीसी के बारे में हमने आपके साथ चर्चा किया। आरबीआई द्वारा इंडियन बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके विषय में हमें आगे चर्चा करनी है, जो आगे करेंगे। जब हम वाणिज्यिक बैंकों को हम डिस्कस कर लेंगे तब वहां पर हम आपको चर्चा करेंगे कि आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाया। अंडरस्टूड। आगे तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है मित्रों। हम आशा करते हैं कि आपको आरबीआई को लेकर के परीक्षा प्रयोगी जो जानकारी मैंने दिया, जो तथ्य बताया, जो विश्लेषण किया, वह आपको उसकी समझ आपके अंदर उत्पन्न हो चुकी है। आप इसको लेकर के काफी जो है सजग होंगे कि हम कैसे पढ़ें। लेक्चर को सुन करके, देख करके, उसके आप निष्कर्ष निकाल करके अपने परीक्षा के लिए उपयोगी बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। आज की क्लास हम यहीं पर बंद करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।